नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। हम लोग सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। आइए देखिए, यहाँ 4 लाइन सुंदर सी दी गई है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मतलब आपने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके लिए आपको अपना 100% कार्य करना होगा और आपको कठिनाइयों का भी सामना करना होगा। इसमें आपको थकना नहीं है, रुकना नहीं है, निरंतर प्रयास करते रहना है। निश्चित मानिए आप सफल होके ही रहेंगे। इसी क्रम में आपसे गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यह सेशन आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में विश्व अनुवाद दिवस कब मनाया गया? पहला विकल्प हमारा है 1 अक्टूबर, दूसरा 29 सितंबर, तीसरा 28 सितंबर, चौथा 30 सितंबर। यहां जो सही है विकल्प नंबर डी सही है। 30 सितंबर को विश्व अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहां से पहला प्रश्न बनता है कि यह किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है? तो यूएन महासभा के द्वारा 2017 से मनाया जाना प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ याद रखना है थीम क्या है? तो थीम है द वर्ल्ड विदाउट बैरियर। 2022 की विश्व अनुवाद दिवस की थीम जो है द वर्ल्ड विदाउट बैरियर थीम है। साथ ही साथ एक लोग को और याद रखना है, सेंट जूरोम को याद रखना है। इनके सम्मान में भी 30 सितंबर को याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने बाइबिल का अनुवाद किया था। क्या किया था? अनुवाद किया था। आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवसों से संबंधित तो हाल ही में 29 सितंबर को हम लोगों ने हृदय दिवस के रूप में देखा है। साथ ही साथ अगर बात करें 28 सितंबर के बारे में तो आपको जरूर याद रखना है विश्व रैबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 28 सितंबर को विश्व रैबीज दिवस मनाया जाता है क्योंकि रैबीज का टीका सबसे पहले लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने खोजा था और यह वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है जिससे हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है और इसके वायरस का नाम क्या है? रेहेपेटो वायरस के द्वारा यह बीमारी होती है। तो आपको 28 सितंबर भी याद रखना है। आइए एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में और देखें। यहां देखिए आपको इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे जो कि 30 सितंबर 2022 को प्रदर्शित किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए हमारे आंसर जो दिए गए हैं, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा महाराष्ट्र। यहां जो सही विकल्प है दोस्तों यह हरियाणा होगा। अब सबसे पहले हम ये जाने कि विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क जो है यह किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? हरियाणा में। हरियाणा की राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़ जो है मित्रों ये यहाँ की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखना है आपको मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल जी के बारे में बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय जो है, बंडारू दत्तात्रेय जी यहाँ के राज्यपाल हैं। साथ ही साथ एक प्रश्न पूछा जाता है कि हरियाणा का गठन कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी में हरियाणा का गठन हुआ था। साथ ही साथ आपको याद रखना है हाल फिलहाल के दिनों में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां किया गया? तो हरियाणा के पंचकुला में किया गया। इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर आपको याद रखना है धाकड़। क्या था इसका शुभंकर? धाकड़। साथ ही साथ अगर हम बात करें हाल ही में 35वां सूरज कुंड मेले का आयोजन कहां किया गया? तो हरियाणा में किया गया, हरियाणा के फरीदाबाद में। यहां पर दो प्रश्न आप याद रखिए। पहला
फोकस देश, फोकस देश कौन सा रहा? तो फोकस देश उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान रहा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ताशकंद है। अगर हम बात करें राज्य के रूप में तो जम्मू और कश्मीर जो है दोस्तों ये फोकस राज्य के रूप में रहा। आपको यहीं से याद रखना है ई अधिगम, ई अधिगम, ई अधिगम योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई या किस सरकार की पहल है ई अधिगम योजना? तो ई अधिगम योजना जो है ये हरियाणा सरकार की पहल है। अब यहां बात हो रही थी सफारी की, तो दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहा है भारत का पहला नाइट सफारी पार्क, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। आपको जरूर याद रखना है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश से संबंधित तो आपको याद रखना है सर्वाधिक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। और आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो हेमिस हाई नेशनल पार्क। ये कहां स्थित है? ये लद्दाख राज्य में स्थित है। और बात करें सबसे छोटा की तो साउथ बटन नेशनल पार्क, ये कहां स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको जरूर निकाल रखना है, इसको याद रखना है और आने वाली परीक्षाओं में ये आपके लिए मददगार जरूर साबित होंगे। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर के माध्यम से देखें। यहां देखिए सफारी पार्क का एक पिक्चर दिखाया गया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के कून्हो नेशनल पार्क में चीते कहां से लाकर रखे गए? नामीबिया से लाकर रखे गए। आपको याद रखना है कून्हो नेशनल पार्क कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसमें से आपको ध्यान रखना है 5 मादा चीते और 3 नर चीते हैं और इसी में से एक का नाम माया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मादा चीते का नाम माया रखा गया। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पोषण उत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अब यहां देखिए पहला विकल्प दिया गया मनसुख मंडाविया, दूसरा हरदीप सिंह पुरी, तीसरा अनुराग ठाकुर, चौथा स्मृति ईरानी। यहां जो सही विकल्प हमारा है दोस्तों यह विकल्प नंबर डी सही है, स्मृति ईरानी। तो आपको याद रखना है ये किस मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री हैं? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी जी हैं। साथ ही साथ अतिरिक्त प्रभार इनके पास है अल्पसंख्यक मंत्रालय का। और हाल ही में बीपीएससी का पेपर हुआ है और यही प्रश्न पूछा गया था कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रभार किस मंत्री के पास है? तो यहां जो सही आंसर आपका था स्मृति ईरानी। अब यहां बात हो रही है पोषण सप्ताह उत्सव की। तो हाल ही में हम लोगों ने पोषण सप्ताह के बारे में भी पढ़ा है कि पोषण सप्ताह का आयोजन कब किया गया था? तो सितंबर माह के पहले सप्ताह को पोषण सप्ताह के रूप में आयोजन किया गया। और किसके द्वारा? महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। साथ ही साथ पालन 1000 योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो यह भी योजना जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। यहां पोषण से बार बार बात हो रही दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि संतुलित पोषण जो है वो शरीर के विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है। इसी पर फोकस किया जा रहा है पोषण उत्सव के माध्यम से। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है मिशन पोषण योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो आपको याद रखना है 2018 में राजस्थान के झुंझुनू से प्रारंभ किया गया था। और तारीख याद रखना है 8 मार्च 2018। 8 मार्च को एक
महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको बताना है कि 8 मार्च को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस है। अगर हम यहां अन्य मंत्रियों के बारे में देखें तो मनसुख मंडाविया जी कौन से मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया जी। अगर हम बात करें हाल ही में यूएन के द्वारा हाइपरटेंशन में पुरस्कार पाने वाला देश कौन सा है? तो भारत हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने वाला यूएन के द्वारा पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत है। अगर बात करें हरदीप सिंह पुरी जी के बारे में तो आवास और शहरी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है हरदीप सिंह पुरी। और इन्हीं के द्वारा नमस्ते योजना, कौन योजना? नमस्ते योजना का प्रारंभ किया गया है। अगर हम बात करें यहां अनुराग ठाकुर जी के बारे में तो आपको याद रखना है तेजस। कौन सी योजना मित्रों? तेजस योजना। इसका संबंध किससे है? तो अमीरात स्टेट में युवाओं के स्किल का डेवलपमेंट करने के लिए यूएई के अबू धाबी से इन्होंने प्रारंभ किया है तेजस योजना। और इसका मुख्य कार्य है कि अमीरात स्टेट में युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करना है। यह महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको जरूर याद रखना है। आइए एक पिक्चर के माध्यम से देखें। यहां देखिए पोषण उत्सव का जो आरंभ किया जा रहा है, यह स्मृति ईरानी जी के द्वारा। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस रेल सेवा किन शहरों के बीच प्रारंभ किया? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जरूर नोट डाउन करना चाहिए, याद रखना चाहिए। देखिए पहला दिया गया है दिल्ली से वैष्णो देवी या कटरा कहा जाता है, और दूसरा विकल्प है वाराणसी से दिल्ली, तीसरा है गांधीनगर से मुंबई, चौथा है वाराणसी से बोगीबिल। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर सी सही होगा। अब सबसे पहले हम ये जाने कि वंदे भारत ट्रेन जो तीसरी कही जा रही है, तो पहली कहां से प्रारंभ हुई, दूसरी कहां से प्रारंभ हुई, और तीसरी हमारे प्रश्न में गांधीनगर से मुंबई दिया गया है। तो पहली ट्रेन वंदे भारत जो है यह प्रारंभ किया गया था दिल्ली से कटरा के लिए। कहां के लिए? दिल्ली से कटरा के लिए। अगर हम बात करें दूसरी की, तो दूसरी ट्रेन जो है यह प्रारंभ की गई दिल्ली से वाराणसी के लिए। और तीसरी की बात अगर जो प्रश्न के आधार पे है, यहां गांधीनगर से मुंबई के लिए प्रारंभ किया गया। यह जरूर आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि वंदे भारत को ही ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता था, और इसका नाम परिवर्तित करके वंदे भारत किया गया। और अगर हम बात करें बजट 2022 में कितने वंदे भारत ट्रेनों को प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 400 वंदे भारत ट्रेनों को प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर हम बात करें यहां कि ये वंदे भारत ट्रेनें कहां बनाई जा रही हैं, तो इंटीग्रल कोच चेन्नई से इनका निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको याद रखना है वंदे भारत कोच में ही लगा हुआ है कवच। कौन सा लगा है? कवच। अब यहां आपको ध्यान रखना है कि कवच का क्या अभिप्राय है। तो दो ट्रेनों को टक्कर से बचाने के लिए एक नई स्कीम का एक नया टेक्नोलॉजी है जिसका इजाद किया गया है, जिसका नाम क्या दिया गया है? कवच। और यह वंदे भारत ट्रेनों में लगा हुआ है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? तो भारत में वर्तमान में कुल 18 रेलवे जोन हैं, और नवीनतम रेलवे जोन जो है दोस्तों ये विशाखापट्टनम है, जो कि आपको याद रखना चाहिए। एक महत्वपूर्ण जानकारी और यहां ध्यान रखिए, वाराणसी से बोगीबिल। आपने हाल ही में पढ़ा है कि भारत की सबसे लंबी क्रूज सेवा कहां से प्रारंभ की गई? तो वाराणसी से बोगीबिल कहां से संबंधित है? असम से संबंधित है। और आपको ध्यान रखना है ये 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली भारत की सबसे लंबी क्रूज सेवा है। अगर हम बात करें यहां वाराणसी में तो गंगा नदी पर, और यहां अगर असम के बोगीबिल में बात करें तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थापित किया गया है। यही से आपको याद रखना है नेशनल वाटरवे संख्या 1 किस नदी पर
बनाया गया है? तो गंगा नदी पर। और नेशनल वाटरवे संख्या 2 कहां बनाई गई है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ये सारी जानकारियां आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको जरूर याद रखने हैं। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर के माध्यम से देखें। यहां देखिए वंदे भारत की ट्रेन की आपको एक पिक्चर दिखाई जाने की कोशिश की गई है। अगले प्रश्न को देखें हम इसी क्रम में। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य से संबंधित है? अब यहां देखिए पहला दिया गया झारखंड, दूसरा दिया गया है केरल, तीसरा दिया गया उत्तर प्रदेश, चौथा दिया गया असम। यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों ये केरल राज्य से संबंधित है। अब सबसे पहले जाने केरल की राजधानी क्या है? तो त्रिवेंद्रपुरम जो है यहां की राजधानी है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, बात हो रही है डिजिटल रूप से साक्षर की, बात हो रही है डिजिटल रूप से साक्षर होने की। तो डिजिटल रूप से साक्षर होने में पहला पंचायत जो है ये केरल का है, पंचायत जो है ये केरल का है। साथ ही साथ अगर हम साक्षरता के परिप्रेक्ष्य में बात करें मित्रों, तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो ये केरल राज्य की है। कहां की है? केरल राज्य की है। अगर न्यूनतम की बात करें तो ये बिहार राज्य, कौन सा राज्य? बिहार राज्य की न्यूनतम साक्षरता दर है। साथ ही साथ अगर हम केरल से महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में देखें तो आपको जरूर याद रखना है मोपला विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था और कब प्रारंभ हुआ था? तो आपको याद रखना है मोपला विद्रोह 1921-22 में केरल से प्रारंभ हुआ था और यह मुसलमानों के द्वारा प्रारंभ किया गया विद्रोह था। आपसे पूछा जाता है कि भारत में पहला जेंडर पार्क स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये केरल भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित करने वाला राज्य है। ग्रैफीन केंद्र कहां भारत में पहले बार स्थापित किया गया? तो यह भी केरल राज्य में स्थापित किया गया। साथ ही साथ स्वतः का नेटवर्क सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह भी भारत का पहले राज्य के रूप में केरल है। आइए एक मैप के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को देखें जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। यहां देखिए केरल का एक महत्वपूर्ण मैप दिखाया गया है। साथ ही साथ आपको यहां बताया गया है कि केरल में ही पश्चिमी घाट, केरल से ही संबंधित है पश्चिमी घाट, इसी को शांत घाटी के नाम से या इसी को साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस राज्य में पाई जाती है या कहां पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर जो होगा मित्रों या पश्चिमी घाट होगा। आप इसी को चाहे शांत घाटी के नाम से समझिए और या इसी को साइलेंट वैली के नाम से समझिए, ये तीनों जो हैं एक ही स्थल के नाम है। अब यहां से केरल के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे देखिए साइलेंट वैली, अभी बात हो रही थी साइलेंट वैली के रूप में, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, अन्नामुडी नेशनल पार्क और मुकुर्थी नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। इन नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो केरल राज्य से है। एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में ध्यान रखिए कि केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अगर यही देखिए सामने तमिलनाडु लगा हुआ है, अगर तमिलनाडु के तट की बात करें तो इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है मिलाने में कि केरल के तट को क्या कहा जाता है, तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है। तो आप इसको जरूर याद रखें, केरल के तट को मालाबार जबकि तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडेक्स से आने वाले प्रश्न आपके गलत नहीं होने वाले हैं, केवल कुछ समय हमारे साथ रहिए, निश्चित मानिए आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला यहां विकल्प देखिए क्या दिया है, पहला दिया 40, दूसरा 46, तीसरा 37, चौथा 101। यहां जो हमारा सही विकल्प है मित्रों 40वां रैंक है भारत का बौद्धिक संपदा सूचकांक में। या अगर हम बात करें फर्स्ट स्थान पे कौन है या पहले स्थान पे कौन है, तो
स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है ये बौद्धिक संपदा सूचकांक के द्वारा नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है और बहुत दिनों से ये पहले स्थान पे है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इसमें टोटल कितने देशों ने प्रतिभाग किया, टोटल 132 देशों ने भाग लिया और अंतिम स्थान पे कौन है, गिनिया जो है यह अंतिम स्थान पे है। अगर हम बात करें भारत का स्थान क्या है, तो प्रश्न में ही दिया गया भारत का स्थान 40वां है। इससे पहले भारत का स्थान क्या था, तो इससे पहले भारत का स्थान 46 था। इसका मतलब यह हुआ भारत के पायदान में 6 अंकों की सुधार हुई है। साथ ही साथ यह किससे संबंधित है, तो यहां स्टार्टअप का स्टार्टअप को किस देश ने कितना अच्छा माहौल दिया है इसी के संबंध में जारी होता है और किस संस्था के द्वारा जारी होता है, बीआईपीओ के द्वारा यह जारी होने वाला सूचकांक है। अब महत्वपूर्ण सूचकांक से प्रश्न है, आपको जरूर याद रखना है। अगर हम बात करें 37वां, भारत का 37वां सूचकांक कौन से स्थल पे रूप में है, किसमें है, तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 37वां है। कहां, बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 37वां है, जबकि नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 40वां है। इसके पहले कितना था, 46 था। अगर बात करें 101 के रूप में, तो विश्व भूखमरी सूचकांक, विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 101 है। अगर बात करें 150, तो यहां पर ध्यान रखना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 150 है। अगर बात करें 136 की, तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 136 है। अगर बात करें 135 की, तो विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 135 है। अगर हम यही ध्यान दें 132 हाल ही में HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है, तो भारत का स्थान कितना है, तो यहां पर 132 है। अगर हम बात कर ले 135 के पुनः बारे में, तो आपको याद रखना है ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान कितना है, 135 है। अगर बात करें 180 की, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 180 देशों में अंतिम पायदान पे है। अगर बात करें सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 120 है। अगर हम बात कर लें यही महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान 87 है। ये कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, आपको जरूर याद रखने हैं। यहां से रिलेटेड प्रश्न लगातार बन रहे हैं और आपसे पूछा भी जाता है, तो आप जरूर इन प्रश्नों को याद रखिए। आइए एक इंडेक्स के रूप में देखिए 2015 में भारत का स्थान कितना था, यहां पर 81वां स्थान था नवाचार सूचकांक में, और भारी सुधार होने की वजह से 2022 तक यहां भारत का स्थान जो है ये 40 पायदान पे पहुंच गया है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में टाइम्स की 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है, तो देखिए विकल्प दिया गया, पहला आकाश अंबानी, दूसरा गौतम अडानी, तीसरा ममता बनर्जी और चौथा नरेंद्र मोदी। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा, आकाश अंबानी। टाइम्स के द्वारा नेक्स्ट 100 की सूची जारी की गई, जिसमें आकाश अंबानी जो हैं ये 100 में आने वाले इंटरप्रेन्योर बिजनेसशिप में आए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें गौतम अडानी जी के बारे में, तो विश्व के सबसे अमीर की सूची में, अमीरों की सूची में दूसरे स्थान पे कौन है, तो गौतम अडानी जी हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है, जेफ बेजोस का स्थान लिया है, और इनकी कंपनी अमेजन है और इसके सीईओ कौन है, एंडी जेसी हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में अपना नाम शामिल किया है। साथ ही साथ आपको ममता बनर्जी से याद रखना है, ये मुख्यमंत्री कहां की हैं, पश्चिम बंगाल की। साथ ही साथ याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा तारा मंदिर 2024 तक कहां पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, तो पश्चिम बंगाल के नदिया
जिले के, नदिया जिले के मायापुरी में 2024 तक तारामंडल, विश्व का सबसे बड़ा तारामंडल मंदिर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो आपको याद रखना है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। आइए यहां देखिए एक पिक्चर के माध्यम से टाइम 100 नेक्स्ट के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो ये आकाश अंबानी है और ये पहले भारतीय हैं, मतलब पहले भारतीय हैं जो टाइम 100 में शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ अगले प्रश्न को देखें। अगला है हाल ही में 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए पहला दिया गया डॉक्टर माधव हरदा, दूसरा मधु कंकरिया, तीसरा असगर वजाहत, चौथा रामदरस मिश्रा। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां आंसर हमारा होगा विकल्प नंबर ए, डॉक्टर माधव हरदा। अब यहां सबसे पहले यह जाने कि बिहारी पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो आपको याद रखना है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। अगर हम बात करें यहां कब से प्रारंभ किया गया तो 1991 से बिहारी पुरस्कार प्रदान किया जाना प्रारंभ किया गया। और ये क्रम कौन सा है? तो आपको याद रखना है ये 32वां है। कौन सा है? 32वां है। और किसे दिया गया है? डॉक्टर माधव हरदा को दिए जाने की घोषणा की गई है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है उससे पहले कौन थे, तो आपको जरूर रखना है, याद रखना है 31वां रहा होगा पुरस्कार। तो 31वां पुरस्कार में मधु कंकरिया को यह पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम बात करें असगर वजाहत जी के बारे में तो याद रखना है 31वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो असगर वजाहत को दिया गया है। और इनकी कृति क्या है? आपको याद रखना है महाबली जो है इनकी कृति है। अगर हम बात करें रामदरस मिश्रा जी के बारे में तो आपको जरूर याद रखना है सरस्वती सम्मान 2022 किसे सम्मानित किया गया है? रामदरस मिश्रा जी को सम्मानित किया गया है। इनकी कृति क्या है? मैं तो यहां हूं इनकी कृति है। यही याद रखना है 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आशा पारेख जी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें हाल ही में घोषणा किया गया है हिंदी साहित्य पुरस्कार के रूप में साहित्य अकादमी पुरस्कार में किसे दिया गया है? तो दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है सम्राट अशोक के लिए, और अंग्रेजी में नमिता गोखले को दिया गया है। साथ ही साथ आपको उर्दू में याद रखना है चंद्रभान ख्याल जी को साहित्य का अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सारे पुरस्कार बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपको जरूर याद रखने हैं। आइए एक पिक्चर के माध्यम से देखें। यहां देखिए पिक्चर दिखाया गया है। आइए अगले प्रश्न को देख लें। अगला है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहां से 5G सेवा प्रारंभ की गई? यहां देखिए पहला दिया गया अहमदाबाद, दूसरा कोलकाता, तीसरा मुंबई, चौथा दिल्ली। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी सही होगा। 5G सेवा प्रारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कहां से? दिल्ली से। आपको याद रखना है दिल्ली से 5G सेवा प्रारंभ की गई है और इंटरनेट की सुगमता के कारण यह सेवा प्रदान की गई है। साथ ही साथ भारत के कुछ चुनिंदा शहरों में इसे पहली बार टेस्ट के लिए प्रारंभ किया गया है और उद्देश्य जो है 2023 तक भारत में 5G सेवा को सुचारू रूप से प्रारंभ करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके ब्रांड किनको किनको दिया गया है? तो आपको याद रखना है वोडाफोन और आइडिया जो कि विलय किया गया है, वोडाफोन आइडिया। साथ ही साथ जियो और
एयरटेल ये 3 टेलीकॉम कंपनियां हैं, इनको ये 5G सेवा का लाइसेंस प्रदान किया गया है। अगर हम बात करें मुंबई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, तो भारत रंग महोत्सव जो कि एक हिस्सा है किसका, आजादी के अमृत महोत्सव का, इसका प्रारंभ कहां से किया गया, तो मुंबई से किया गया। और किसके द्वारा, तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। आपको जरूर याद रखना है। हाल ही में महाराष्ट्र के जो राजनीतिक करियर है उसमें उथल पुथल भी देखा गया है और यहां के मुख्यमंत्री नए चुने गए हैं। कौन, एकनाथ शिंदे जी, और उप मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस जी ने शपथ ली है। अगर हम बात करें कोलकाता के रूप में, तो कोलकाता के बारे में याद रखना है, अंडर वाटर मेट्रो सेवा प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये कोलकाता है। कौन है, कोलकाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में किसे शामिल किया गया है, तो आपको याद रखना है दुर्गा पूजा जो है ये कलकत्ता से संबंधित है और ये 14वां अमूर्त विरासत के रूप में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें अहमदाबाद की, तो आपको जरूर याद रखना है, टाइम्स के द्वारा दुनिया के 50 शहरों में भारत के किन 2 शहरों को रहने योग्य शहरों में चुना गया है, तो पहला केरल, दूसरा अहमदाबाद है। साथ ही साथ याद रखना है अटल ब्रिज का संबंध या अटल ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया और किसके द्वारा किया गया, तो अहमदाबाद में किया गया, साबरमती नदी पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। साथ ही साथ इस ब्रिज का डिजाइन किस प्रकार का है, तो पतंग के आकार का इस ब्रिज का आकार है और नदी कौन सी है, साबरमती नदी है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है, जबकि पूर्वी भारत का मैनचेस्टर की बात की जाए तो कोयंबटूर को कहा जाता है और उत्तरी भारत के बारे में बात किया जाए तो कानपुर को कहा जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग एक पिक्चर के माध्यम से देखें। यहां नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिखाई दिया गया है 5G सेवा को प्रारंभ करते हुए। आइए इसी क्रम में इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखें जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने देश के सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात देखभाल प्राप्त करने के लिए कितने सप्ताह का आदेश दिया। यहां देखिए, पहला दिया गया 20 सप्ताह, दूसरा 22 सप्ताह, तीसरा 24 सप्ताह और चौथा जो दिया गया 25 सप्ताह। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा, 24 सप्ताह। अब यहां जाने यह अधिनियम, इससे पहले अधिनियम बना था तो उस अधिनियम को हम देखें। अधिनियम 1971 में 2 पहलू रखे गए थे। पहला, विवाहित महिला के लिए जो ये पीरियड था ये आपका 24 सप्ताह का रखा गया था और अविवाहित महिला के लिए यह जो गर्भपात का समय रखा गया था ये 22 सप्ताह का रखा गया था। यहां पर एक पीड़िता के द्वारा कोर्ट में इसका संज्ञान लेते हुए इसको चुनौती दी गई और वहां पर अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार के आधार पर इन्होंने इसको चुनौती दी और साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय का एक फैसला आया जिसमें बताया गया कि ये जो अनुच्छेद 14 है जो समानता के अधिकार को बताता है, अगर इस प्रकार से विवाहित और अविवाहित में विभेद किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये समानता के अधिकार का हनन होगा, जो कि गलत है। और इसमें संशोधन किया गया अधिनियम 1971 के अधिनियम में, और यह सप्ताह जो टाइम पीरियड है इसको डॉक्टर की सलाह या मेडिकल के सलाह के द्वारा या मेडिकल संरक्षण के द्वारा इसको बढ़ाकर 24 सप्ताह किया गया। कितना किया गया? 24 सप्ताह किया गया, जो कि आपके प्रश्न में पूछा गया है कि वह कितना किया गया? 24 सप्ताह किया गया। पहले क्या था? पहले दोनों में विभेद था। विवाहिता के लिए यह 24 सप्ताह था और अविवाहिता के लिए 22 सप्ताह था, और इसी को समान किया गया है उच्चतम न्यायालय के आदेश के माध्यम से। यहीं पे ये 10 प्रश्नों की सीरीज यही समाप्त हो रही है और अंत में आपसे विदा लेने से पहले 2 शब्द हम आपसे कहना चाहेंगे। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करना पड़ता है। मतलब आपके अंदर जो 100% आपकी इफिशिएंसी है पूरा लगा दीजिए, आपको सफलता प्राप्त होके ही रहेगी। इसी क्रम में आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।